पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बताया गया था? आपको यही बताया गया था, सटन एंड बोवरी ने यही कहा था कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था वही आपके जीन का बिहेवियर था, है ना। सेल डिवीजन के टाइम जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो रहा था तो जीन का भी सेग्रीगेशन होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कोई सिमिलैरिटीज थी, ऐसा उन्होंने कहा था। भले ही हम लोग को आज पता है कि जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है, लेकिन पहले के लोगों को ये बातें पता नहीं थी। तो सटन एंड बोवरी में दो कंसेप्ट को मिला करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दे दिया था, है ना। लेकिन उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन साहब आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का फिजिकल प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखाया इन चीजों को कि ऐसे ऐसे होता है। जो मेंडल जो थे वो मटर से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो मटर पे कर डाले। लेकिन मॉर्गन साहब ने अपना मॉडल किसको चुना? फ्रूट फ्लाई को, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। मॉर्गन साहब ने अपना मॉडल किसको चुना? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को। क्यों उन्होंने फ्रूट फ्लाई को चुना था? इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो यही था कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो हो जाता था, उतनी ज्यादा आपको एडवांस चीजें नहीं चाहिए होती हैं, थोड़ा सा गुड़ या फिर छिलका ये सब बिछा दो तो खुद ब खुद फ्रूट फ्लाई आ जाएंगे और ब्रीडिंग कर देगा। सिंगल मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बन सकते थे, उतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो फ्रूट फ्लाई जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। कहने का क्या मतलब है? मेल और फीमेल इजिली डिस्टिंग्विशेबल थे, देख करके आप बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसका जो डिफरेंसेस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप पे भी देखा जा सकता था, ठीक है। जो मेल थे वो छोटे होते थे और फीमेल जो थी वो थोड़ी बड़ी होती थी। तो और इसका जो लाइफ साइकिल था वो बहुत छोटा होता था, लगभग 2 वीक्स में ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते थे। तो ये पिछले क्लास का डिस्कशन था। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। देखिए लिंकेज क्या है, नाम में ही लिंक आ रहा है, मतलब ये उतना ज्यादा नया टर्म तो आपको लग नहीं रहा होगा, है ना। लिंकेज हम क्या समझते हैं? लिंक, लिंकेज वर्ड में ही देखिए ना लिंक आ रहा है। ऐसा एक एग्जांपल समझ लीजिए, लिंकेज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, रिलेशन, रिश्ता, है ना, यही होता है। देखिए एक दोस्त है आपका बेस्ट फ्रेंड, इसको ऐसे समझते हैं, एक आपका दोस्त है बेस्ट फ्रेंड जो क्लास फर्स्ट से ही आपके साथ है, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। क्लास 12th में जाने के बाद ये चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि उस बेस्ट फ्रेंड के रहते हुए आप किसी तीसरे इंसान को अपना दोस्त बनाए। ये चांसेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और आपके होते हुए भी आपका बेस्ट फ्रेंड किसी तीसरे से कंबाइन नहीं करेगा, इसी को कह रहे हैं हम लिंकेज। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपका किसी से भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, मतलब आपका किसी से भी अच्छी लिंकेज नहीं है। स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और है, घर पे आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और है ना, नानी घर जा रहे हैं वहां बेस्ट फ्रेंड कोई और है। तो यहाँ पे आप देखिए किसी से भी अच्छा लिंकेज नहीं है, तभी तो आप किसी और के साथ कंबाइन कर जा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात यही है, अगर किसी के साथ भी आपका लिंकेज है तो आप कभी तीसरे के साथ रिकम्बाइन करने का जो चांसेस है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यही है लिंकेज। पहले लिख लेते हैं इसका वो डेफिनेशन। लिंकेज क्या है? इट इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन, ठीक है। किसके द्वारा गिवन गया, किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने ही लिंकेज टर्म को दिया था, साथ ही साथ रिकॉम्बिनेशन भी, ठीक है।
ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे दो चीन बिल्कुल फिजिकल एसोसिएशन, मतलब बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं। इसको एक एग्जांपल अगर आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पहले बनाने दीजिए हमको। देखिए, यहाँ पे हम आपसे सीधा सा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपसे हम सीधा सा क्वेश्चन करते हैं, ए के साथ लिंकेज किसका है, बी का है या सी के साथ है? कौन लिंक्ड आपको दिख रहा है, कौन लग रहा है कि एक दूसरे से कभी अलग नहीं होगा? बी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ए और बी के बीच क्या है, लिंकेज है। मतलब ए और बी के बीच रिश्ता इतना अच्छा है, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं होंगे। मतलब देखिए ना, दूसरे जनरेशन में भी ये ए और बी साथ में है, ए और बी साथ में है, ए और बी साथ में है। मतलब इसके बीच क्या है, लिंकेज है और बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब ए और सी के बीच में बताइए।
क्या कह रहे हैं? हाय, हेलो। देखिए, देखिए, मॉर्गन ने जो जीन सिलेक्ट किया, बताते हैं वो कौन कौन सा कैरेक्टर, कौन कौन सा जीन सिलेक्ट किए थे। तो एक बात बताते हैं, मॉर्गन ने क्या कहा कि जब वो डाई हाइब्रिड टॉस कैरी आउट कर रहे थे, सेम मेंडल वाला डाई हाइब्रिड टॉस, तो उन्हें ये वाला रेशियो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फिर बाद में जाकर के पता चला कि जो जीन, जो कैरेक्टर मॉर्गन ने सिलेक्ट किया था वो लिंक्ड थे, लिंक्ड था आपस में, लिंक्ड था। तभी तो ये दोनों, अरे लिंक्ड होगा तो ये दोनों सेपरेट करना चाहेगा नहीं, तो आगे वाले जनरेशन में भी हमेशा यही दोनों साथ में ही चला जाएगा। अगर साथ में जाएगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही पेरेंट के जैसा ही दिखेगा, क्योंकि जब तक अलग नहीं होगा तब तक वेरिएशंस कैसे आएंगे, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। तो मॉर्गन ने ये आके प्रूफ दिया कि मेरा जो है रेशियो वो सेम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो जीन है वो क्या है, आपस में लिंक्ड है। मेंडल कहीं ना कहीं लकी थे, मेंडल लकी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किए। 7 कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला जो 7 जीन था वो, उसमें कहीं भी लिंकेज नहीं था। अगर इसमें लिंकेज देखने को मिल जाता तो मेंडल को भी हर बारी सेम रेशियो नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यही है कि मेंडल कहीं ना कहीं वो क्या थे, लकी थे, क्योंकि उनको कहीं भी जीन में लिंकेज नहीं मिला। अगर लिंकेज मिलता तो रेशियो डाइवर्ट हो जाता, अगर रेशियो डाइवर्ट हो जाता तो हर जनरेशन में उनको सेम रेशियो नहीं देखने को मिलता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में तुमको यही लिखा गया है। ठीक है, लिंकेज के बारे में समझाया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉर्गन ने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे। मेंडल ने मॉर्गन, सॉरी बार बार मेंडल बोल दे रहे, मॉर्गन, मॉर्गन ने टोटल 2 क्रॉसेस करवाए थे। अच्छा, तुमको एक बात बताए थे, पेरेंटल, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, है ना, रिकॉम्बिनेंट्स, याद है कुछ? याद है कुछ? पेरेंटल कॉम्बिनेशन वैसे कॉम्बिनेशन थे जो एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे दिख रहे थे, है ना। और रिकॉम्बिनेंट्स क्या थे? रिकॉम्बिनेंट्स ऐसे प्रोजेनीज थे जो पेरेंट्स के जैसे नहीं दिख रहे थे। अच्छा बताइए, जब भी रिकॉम्बिनेंट्स आए तो इसका मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स मतलब ये जो है प्रोजेनी वो अपने पेरेंट्स जैसा क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। सेल डिवीजन के बाद अभी ना बताए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, जीन इधर उधर शफल हो जाते हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तभी तुमको रिकॉम्बिनेट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखो, जहां लिंकेज है वहां रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन तुमको देखने को तभी मिलेगा जहां पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा, है ना। जेनेटिक मटेरियल इधर उधर कम होंगे। हम लोग अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं एग्जैक्टली सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए हम एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आई, तभी आगे का चीज तुमको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मॉर्गन के क्या क्या क्रॉस थे, मॉर्गन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तुमको पहले ही बताए थे, मॉर्गन क्या है, फादर ऑफ, फादर ऑफ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। लेकिन ये कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखिए, मॉर्गन ने टोटल 2 क्रॉसेस करवाए, टोटल 2 क्रॉसेस करवाए। पहले हम देखेंगे क्रॉस 1। क्रॉस 1 में जो पेरेंट्स था वो क्या था, ब्राउन बॉडीड, रेड आइड मेल। ठीक है, और
अब ध्यान से देखिए इधर, ये अभी क्रॉस वन के ही बारे में है। क्रॉस वन में मेंडल ने टोटल दो पेरेंट्स, ऑब्वियसली बात है दो ही पेरेंट्स लेंगे। पहला पेरेंट कैसा था, ब्राउन बॉडीड, और ये कौन है, ये ड्रोसोफिला है, ठीक है, ये मेल ड्रोसोफिला है और ये फीमेल ड्रोसोफिला है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, मेंडल ने क्रॉस वन में ब्राउन बॉडीड और रेड आई मेल लिया, ऐसे मेल को लिया जिसकी बॉडी ब्राउन थी और आई कैसा था, रेड। और फीमेल देखिए येलो बॉडीड और व्हाइट आई फीमेल को लिया। दोनों को क्रॉस कराने के बाद उनको रेशियो सेम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, यहां देखिए रिजल्ट लिखा हुआ है, द बॉडी कलर जीन, वैसा जीन जो बॉडी कलर को कंट्रोल कर रहा है, और आई कलर जीन, वैसा जीन जो आई कलर को रेगुलेट कर रहा है, वो दोनों के दोनों जीन लिंक्ड हैं। अगर दोनों जीन लिंक होगा तो क्या दूसरे जनरेशन में अलग होगा, लिंक्ड है दोनों, अलग नहीं होगा। अलग हुआ ही नहीं तो कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। हाँ जी, नहीं, मतलब हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि जो 9:3:3:1 था, यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, ये रेशियो नहीं मिला। अगर ये जीन लिंक्ड नहीं होता तो ये वाला रेशियो मिल जाता और सॉर्ट आउट था चीजें, लेकिन ये रेशियो नहीं मिला तो कुछ सोचने वाली बात है ना, क्यों नहीं मिला रेशियो, हमने तो सेम मेंडल का प्रोसीड्यूर फॉलो किया था। तो बाद में जाकर ये पता चला कि ये दोनों जीन जो है वो क्या है, क्या है, दोनों लिंक्ड है। लिंक्ड है तभी एक दूसरे से अलग नहीं हुआ, कि मेंडल के केस में तो मेंडल ने क्या बताया था, दोनों के दोनों अलील्स बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, तभी तो एक गैमीट में एक आएगा, कितनी इजीली बातें कह रहे थे। लेकिन वहां पे ये चीज नहीं हुआ, दोनों के दोनों जीन कैसे थे, टाइटली लिंक्ड, एक बॉडी वाला जीन और एक आंख का कलर कंट्रोल करने वाला जीन, दोनों के दोनों जीन बिल्कुल लिंक्ड थे, सेपरेट नहीं हुए। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, कम। रिकॉम्बिनेशन देखिए ना, बस 1.3% ही हुआ, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, ज्यादा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा जी, 97.8, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। आई बात समझ में जी, गलत लिख दिए क्या, सॉरी। अब सही है, देखिए ये था क्रॉस वन, अब क्रॉस टू, याद रखना है वो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्रॉस टू लिखते हैं, हाँ बचा होता तो बिल्कुल वैसा नहीं होता। मेंडल क्या, बस हम इतना ही बताना चाह रहे हैं कि मेंडल का चीज फॉलो नहीं होगा। मेंडल ने क्या, बदलता ही होगा, हाँ बिल्कुल। मेंडल ने क्या क्या, दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेस करेगा, लेकिन दोनों में से मतलब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक आ गया था दोनों में, इसलिए मेंडल का रेशियो नहीं आया। F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए इसका बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होगा, दूसरे स्लाइड पे लिखते हैं, अटेगा नहीं यहाँ पे। अब देखिए क्रॉस टू, क्रॉस टू में देखिए पेरेंट्स कैसे थे, रेड आइड रेड आइड और लार्ज विंग्ड मेल, फीमेल।
यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्रॉस 2 में उन्होंने लिया था रेड आइड, लाल कलर के आंख वाला और बड़े बड़े पंखों वाला मेल, ठीक है, वेरस फीमेल में व्हाइट आइड और मिनिएचर का मतलब छोटा छोटा पंखियों वाला फीमेल। इन दोनों को क्रॉस कराया था, रेशियो सेम मिला, रेशियो थोड़ा सा डाइवर्टेड मिला, लेकिन उतना भी 9:3 में नहीं मिला, लेकिन जो पिछले वाला क्रॉस था उससे थोड़ा सा बेटर मिला। तो क्यों ऐसा मिला? क्योंकि यहाँ पे देखिए रीजन, क्योंकि दोनों के दोनों लिंक जीन जो थे वो उतना ज्यादा लिंक्ड नहीं था, मतलब लिंक नहीं था, तभी तो यहाँ पे देखिए रिकॉम्बिनेट्स इतने मिले, कहाँ 1.3 और कहाँ 37.2, रिकॉम्बिनेट्स ज्यादा मिला, इसका मतलब यही है कि सेपरेट हुआ वो जीन, और पेरेंटल यहाँ पे कम था। वहां पे पेरेंटल सोचे 98% था, यहाँ पे पेरेंटल थोड़ा सा घट गया, तो लिंकेज की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और ये बात याद रखना, जितने भी जीन्स मॉर्गन ने लिए थे वो सारे कौन से क्रोमोजोम पे लोकेटेड थे? तो एक्स क्रोमोजोम पे लोकेटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहे हैं, मॉर्गन को ये चीज पता थी कि जितने भी हम कैरेक्टर्स कंट्रोल, जितने भी कैरेक्टर्स को ले रहे हैं हम, उन सबको कंट्रोल करने वाला जीन कहाँ लोकेटेड है? एक्स क्रोमोजोम्स पे। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है लिंकेज में? याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने वाला चीज है। सो विद दिस वी आर डन विद लिंकेज। लिंकेज में मॉर्गन ने बस इतना ही कहा कि जहां पे लिंकेज तुमको देखने को मिलेगा वो जीन सेपरेट होना नहीं चाहेंगे। यही देखिए, वही बात बताया गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दो क्रोमोसोम्स को बनाया गया है, इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लोकेटेड है। तो देखिएगा क्रॉस 1 में ये दोनों जीन सेपरेट नहीं हुए हैं, वेरएस क्रॉस बी में ये दोनों जीन सेपरेट हो गए हैं। इससे ज्यादा इस चार्ट में कुछ भी गिवन नहीं है, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा इस चार्ट में। बस इतना ही, जो चीज बताए तुमको इसी चार्ट में वो डायग्राम के मदद से तुमको दिखाया गया है। ठीक है, हो गया? स्टार्ट करते हैं। सो कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस हमने चैप्टर का पता है आधा, तो आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसके बाद बहुत ही कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं होगा, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, अब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग है। क्या होता है? क्या होता है? इट इज द mechanism which determine the sex of the progeny। ठीक है, ऐसा मैकेनिज्म जिससे हमको आने वाला प्रोजेनी का जेंडर यानी सेक्स मालूम चला जाए, उसी को कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। बताइए, सेक्स डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। अब ये सारा रामायण खत्म हो गया, वो क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन तो डीएनए। हमको तीनों में अंतर बताइए, बता सकते हैं? डीएनए, क्रोमैटिन और ओ, चुप रहिए। देखो, ये एक सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जानते ही होंगे, है ना? सेल के अंदर ब्रेन, इस न्यूक्लियस के अंदर धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागा होता है सेल के अंदर, धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी धागे को नाम दिया जाता है डीएनए। इसी धागे को नाम दिया जाता है डीएनए। जब आपका सेल डिवाइड नहीं होता है तो इसी डीएनए को हम क्रोमैटिन कह देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, whenever cell is not dividing, DNA is scattered
ओवर द न्यूक्लियस नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, जब सेल नहीं डिवाइड कर रहा होता है तो डीएनए को ही हम क्रोमैटिन कह देते हैं। अब बारी आती है सेल को डिवाइड करने की। जब सेल डिवाइड करेगा ना बच्चे, तो यही क्रोमैटिन खूब कंडेंस हो जाएगा। देखते हैं धागा जब गिरा हो रहा है, हम धागों को कैसे उंगली में लपेट करके अच्छे से रखते हैं। सिमिलरली जब सेल को डिवाइड करना है तो इस धागा को भी तो डिवाइड करेंगे, तो ये धागा बिल्कुल कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल कंडेंस हो जाता है और एक ऐसा शेप ले लेता है। इसी को कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। समझ में आया? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम्स। क्वाइल्ड या फिर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके अंदर। बताइए कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर? देयर आर टोटल 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस, ठीक है, इन डिप्लॉयड कंडीशन। कितने क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे? 23 पेयर्स। इसके बारे में ना आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद सेशन को बंद किया जाएगा। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत कहां से हुई? एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है हेनकिंग। ध्यान से सुनिए, एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम क्या है? हेनकिंग। तो वो क्या कर रहे थे, वो ना कुछ इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब भी स्पर्म बन रहे थे उस कीड़े में, तो उन्होंने देखा कि जब स्पर्म बन रहे थे तो 50% स्पर्म के पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, वेरस 50% स्पर्म के पास वो नहीं था। हमको पता है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, चलिए आगे देखते हैं। 1891 की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनकिंग। हेनकिंग जो है इंसेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे। इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया, 50% ऑफ द स्पर्म हैज दैट स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिनको उसने नाम दिया एक्स बॉडी। whereas 50% of the sperm doesn't had the specific nuclear structure। ध्यान से सुनिए, आपको पता है ना मेल के पास क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे बात हम एक्स की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनकिंग। ये साइंटिस्ट ना इंसेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, इनको इंसेक्ट से ज्यादा ही प्यार था। तो इंसेक्ट के ऊपर जब ये स्टडी कर रहे थे तो उनको ना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस दिखा, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस दिखा। तो उन्होंने क्या देखा कि 50% स्पर्म के पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। आपको पहले ही बताए थे मेल्स में 2 तरीके के स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, और 50% स्पर्म्स के पास ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। बाद में साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हेनकिंग ने ये नहीं बता पाए कि एक्स बॉडी का काम क्या है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक आपको? नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में आप ये चीज पढ़ के, पहले ही बता दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आना है आपको? क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ करके आइएगा, ठीक है। मेल फीमेल में क्रोमोसोम्स कैसे कैसे क्या होता है वो पढ़ करके आएंगे, तभी नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आएगा। अदरवाइज हम फिर से तो बताएंगे ही, फिर भी आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद लिंक।